अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 26। लेक्चर नंबर 1 to 25 तक मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और असाइनमेंट, आइडिया सोल्यूशन, क्विज़, JD एट्सेट्रा एट्सेट्रा के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, क्वेश्चन लेक्चर नंबर है हमारा 26। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा लेंथी होता है, तो मैं बोरिंग नहीं करना चाहती लेक्चर को। आज जो हमने पढ़ना है, जो स्टडी करने हैं, टॉपिक्स जो हैं टुडे के, तो वो हैं ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, देन रिलेशनशिप बिटवीन द अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स, सम अदर मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो आज हम पढ़ लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन, उसका टॉपिक कवर कर लेते हैं। देन सेकंड पार्ट में आप इसको सर्च कर सकते हैं, लेक्चर नंबर MTS 001 लेक्चर 24 या 6, जो भी ये नेम है, पार्ट 1 या पार्ट 2, इस तरह से। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन किस लिए यूज़ होता है या किस तरह से फाइंड किया जाता है, यूज़ होता है किस लिए, ये तो बाद में अपकमिंग पेजेस पर पता चल जाएगा आपको, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन G, कैपिटल G से शो करते हैं ऑफ अ सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़ x1 x2 टू xn, यानी जितनी भी वैल्यूज़ xn का मतलब है, यानी जितनी वैल्यूज़ राइट करनी हो राइट करें, इज़ डिफाइंड एज अ पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। nth रूट कहते हैं, यानी रूट पर n है, यानी जितनी वैल्यूज़ आप अंदर राइट करेंगे उतना यहाँ पर राइट करेंगे। सपोज करें स्क्वायर रूट के अंदर आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो है 10, तो n आपका होगा 10। ठीक है, 5 है, 5 वैल्यूज़ अंदर राइट की हैं, तो क्या होगा, n क्या होगा, 5 होगा, यानी n नंबर ऑफ वैल्यूज़ कह लें। ठीक है, और ये x1, इसके मिड में कोई साइन नहीं है, मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रही है, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई x4 सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यूज़ हुआ है पॉजिटिव nth रूट, ये रूट भी पॉजिटिव नंबर आएगी और वैल्यूज़ भी हमारी पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का ये मतलब होगा कि 0 से ग्रेटर हों, अगर तो 0 से कम हुई यानी स्मॉलर हुई तो माइनस में वैल्यूज़ होती हैं, तो स्क्वायर रूट में अगर माइनस में आप वैल्यू लेते हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी पार्ट आ जाता है आपका। ठीक है, इमेजिनरी, ये दूसरा टॉपिक हो जाता है, उसको अगर स्टडी करने लगे तो अगर हो जाए 0 तो हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो भी 0 हो जाएगा, यानी दोनों कंडीशंस नहीं फॉलो करेंगी। तो क्या होना चाहिए, आपका जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर हों। ठीक है, तो यहाँ पर राइट भी किया हुआ है, वेयर xi यानी ith वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0। तो when n is large the computation of the geometric mean becomes laborious, यानी मुश्किल हो जाती है, as we have to extract the nth root of the product of all the values। अब आपके पास सपोज करें 100 वैल्यूज़ हैं या 20 वैल्यूज़ हैं, आप 20 वैल्यूज़ को यानी x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 20 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द अरिथमेटिक मीन इज सिंप्लीफाइड बाय द यूजर लोगार्थम्स। लोगार्थम आप लोगों ने 9th क्लास की बुक उठाकर देख लें, वहाँ लॉग का पूरा 3rd चैप्टर है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो वहाँ पर इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगी कि किस तरह से ये आंसर आया। तो आपने क्या करना है कि इसका बोथ साइड यानी लोगार्थम, टेकिंग लोगार्थम्स टू द बेस 10 वी गेट, यानी आप लोग लें बोथ साइड, ये जो वैल्यू आ गई है आपकी लॉग g आ जाएगा और लॉग दिस वैल्यू आ जाएगी, तो आप राइट करेंगे। तो एक रूल होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज़ अंदर जाकर प्लस हो जाती हैं, यानी ये, और जो रूट में यानी रूट होती है उसे 1/n लेते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कि किस तरह से ये आंसर आया है। तो आप क्या करेंगे, वैसे ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ये आंसर आया है। कि बोथ साइड आप ले लेंगे लॉग, यानी लॉग कैपिटल G हो जाएगा, और आप लेंगे लॉग, ठीक है, इस साइड का भी लॉग ले लेंगे। अगर मैं इसको सिंपली करती हूँ, सिंपली करूँ तो ये जो रूट nth रूट है तो ये पावर बन जाती है। ठीक है, ये वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी, मेरे पास x1 होगी, मेरे पास x2 होगी, यानी मल्टीप्लाई में आ रही हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में मिड में लिखें या ना लिखें आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ। तो यहाँ पर xn तक आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं, और जो nth रूट है वो पावर बन जाती है, एक्सपोनेंट बन जाता है। तो 1/n आपकी पावर हो गई,
यानी 1/n यानी nth रूट, यानी अगर सपोज करें यहाँ पर n की जगह पर राइट होता 5 तो 1/5 पावर बन जाती, अगर 10 होता तो 1/10 बन जाती पावर। ठीक है, ये जो इसको जो स्क्वायर रूट वाली जो फॉर्म होती है उसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और जो मैंने ये राइट की है पावर वाली फॉर्म इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब लॉग का क्या रूल है? लॉग का रूल ये है जो भी आपकी पावर होती है, ठीक है ना, जो भी पावर गिवन होती है वो लॉग से पहले आ जाती है इस तरह से, यानी आपका आंसर आ जाएगा log g का 1/n। ठीक है, और एक तो रूल ये अप्लाई हो गया कि आपके पास जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। एक ये रूल होता है, देखें अंदर वैल्यूज़ जो हैं ब्रैकेट के अंदर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उसको प्लस में राइट करते हैं, तो जब लॉग इन वैल्यूज़ पर अप्लाई होता है, जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको प्लस में लिखना है। ठीक है, और जब वो डिवाइड हो रही हों तो उनको माइनस में लिखना है। सपोज करें अगर ये वैल्यूज़ x1/x2 होता तो मैं log x माइनस x1 माइनस log x2 राइट करती। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में आप राइट करेंगे log, ठीक है, और log x2 राइट करेंगे, और इसी तरह से एंड सो ऑन आपने चलते जाना है। ठीक है, 2 ही है यहाँ पर, ये इस तरीके से फिर log प्लस में लिखकर, बाकी ये सिर्फ मैं डमी के तौर पे सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से ये आंसर आया है। ठीक है, तो ये आपके कोर्स का तो पार्ट नहीं है, बस आपको थोड़े से लोग के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर रूट जो थी हमारी वो क्या बन गई, पावर बन गई, और लॉग का क्या रूल है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। एक और रूल अप्लाई करते हैं, जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, जब लॉग अप्लाई किया जाता है तो वो प्लस में वैल्यूज़ को राइट कर देता है। अगर यहाँ पर सपोज करें डिवाइड में x1/x2 होता तो क्या करते हैं, log x1 माइनस log x2, यानी डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें ये वाला हमारा आंसर आ गया, ये अब पता चल गया कि कैसे आया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये देखें 1/n तो है, देखें log x1 प्लस log x2 टू log xn है, यानी वैल्यू सारी सम हो रही हैं, यानी प्लस कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना सम ऑफ समेशन ऑफ log x, x1 ith भी लिख सकते हैं, या x सिंपली राइट कर दें और डिवाइडेड बाय n आ गया, ये आ गया। मुझे तो सिर्फ g की वैल्यू चाहिए, तो वो मेरे पास तो log g आ रहा है, तो log यहाँ पर अगर आप जैसे वायरस का एंटी वायरस होता है इसी तरह से लॉग का एंटी लॉग होता है। अब यहाँ से लॉग कैंसिल करने के लिए मैं बोथ साइड एंटी लॉग ले लूँगी, इस साइड एंटी लॉग लूँगी मैं इस साइड पर, तो ये तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एंटी लॉग लूँगी तो फिर इस पूरी वैल्यू का एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ सम log x डिवाइडेड बाय n। जब लार्जर वैल्यूज़ आ जाएँ तो आपने ये ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, और याद रखिएगा कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हों। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स। आपको नंबर्स गिवन है, वी नीड टू कंप्यूट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, अब काउंट करें सर कितनी वैल्यूज़ हैं, 9 वैल्यूज़ हैं, ये तो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो हम इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे ना, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड देन थर्ड एंड सो ऑन। अब देखिए कितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करूँ तो इतना बड़ा आंसर आ जाएगा और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा राइट करना। तो आप क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ बिट कम्बरसम टू फाइंड द 9th रूट ऑफ द क्वांटिटी, फिर उसकी 9th रूट भी फाइंड करनी पड़ेगी, तो मुश्किल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लोगार्थम वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब लोगार्थम वाला फॉर्मूला है मेरे पास ये log g, यानी ये वाला g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये समेशन log x डिवाइडेड बाय n। देखें सम किसका लेना है आपने, log x का, जो भी क्वांटिटीज़ गिवन है, अगर रॉ डेटा है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मिड पॉइंट x फाइंड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है, सिंपली रॉ डेटा है, उसको x लें, और इसका क्या मतलब है log x, तो हमने क्या फाइंड करना है, जो x गिवन है उसका log लेते जाएं। ये देखें आपके पास क्या गिवन है, log x गिवन है, देखिए 45 है तो 45 राइट करें, यहाँ पर आप लोग यही कैलकुलेटर ही अपने पेपर में log, ठीक है, आपके पास देखिए 1.6532, ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से log इसका भी ले लें, 32 का ले लें, log 32। हमारा दूसरा कैलकुलेटर जो होता है इन हैंड, क्योंकि मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में तो अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर, तो आपने यही यूज़ करना है, तो इसमें बाद में log क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं कि ठीक है ये आंसर आता जा रहा है। इसी तरह से 37 का log ले लें आप, और 37 का log ले लें, ठीक है, ये log लेते जाएं आप, ऐसे वैल्यूज़ जो x गिवन है log x आप फाइंड करते जाएं, उसको एंड में सम अप कर दें। तो आपका क्या फॉर्मूला है, log g इज इक्वल टू सम log x, यानी सम ले लिया मैंने, ठीक है, ये आ गया
डिवाइडेड बाय n क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमें पता है नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी थी, 9, तो इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या स्टेप था, एंटी लॉग लेना था। एंटी लॉग लें बोथ साइड, यानी लॉग को कैंसिल करने के लिए, तो g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो आप कैसे एंटी लॉग लेंगे, 1 देख लें, ये वाला है 1.598 और एंटी लॉग के लिए ये वाली 10 वाली x वाली ले लें, 39.66। एंटी लॉग अगर कैलकुलेटर में सिंपल अपने कैलकुलेटर में लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट दबाते हैं और लॉग दबाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने क्या किया, अगेन दिखा दूँ मैं आपको, क्या करना है, आपने 1 पॉइंट जो भी वैल्यू है आपकी वो टाइप करें, 5,9,8,6 और ये जो 10 की बेस में, ये जो 10 की पावर में राइट किया हुआ, ये यहाँ पर एंटी लॉग का काम करेगा, ये वाला, ठीक है। इसको क्लिक करें, प्रेस करें की को, तो देखें एंटी लॉग 39.68 आ गया आपके पास, यानी एंटी लॉग आ गया वैल्यू का। क्योंकि मोस्टली पता नहीं चलता ना एंटी लॉग कैसे लेना है, वहाँ पर तो शिफ्ट की प्रेस करते हैं और फिर लॉग करते हैं तो आपके पास एंटी लॉग आ जाता है। चलें जी, नेक्स्ट है द अबव एग्जांपल पर्टेन टू द कंप्यूटेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ रॉ डेटा। मैंने आपको कहा कि अगर सिंपली डेटा आपको गिवन है तो वो रॉ डेटा होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ग्रुप डेटा बन जाएगा। पहले हमने जितने भी सेंट्रल टेंडेंसीज वगैरह ये इस तरीके से पढ़ी हैं तो उसके रॉ डेटा के फार्मूलाज भी किए हैं, यानी सिंपल जो डेटा होता है, और फ्रीक्वेंसी के बारे में यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जब बारी आई है यानी ग्रुप डेटा के बारे में भी डिफरेंट फार्मूलाज लर्न किए हैं। Next, we consider the computation of the geometric mean in case of the group data. Geometric mean for group data in case of a frequency distribution having k classes with the midpoints. आपको पता है जब frequency distribution हो तो फिर classes intervals होते हैं, फिर उसकी boundaries बनानी पड़ती हैं और boundaries के साथ साथ फिर आपको midpoint लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। जो class intervals हैं उनसे midpoint लेते हैं, जिसे x1, x2 to xk so on, and the corresponding frequencies f1, f2, fk सच दैट सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू एन, जहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होता है वो हमारे पास एन होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। द ज्योमेट्रिक मीन इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, nth रूट का बता दिया था, एन क्या है यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितनी भी होंगी वो राइट करेंगे आप। इसमें क्या है, x1 की पावर बन जाएगी फ्रीक्वेंसी जो भी गिवन होगी, ठीक है, यानी फर्स्ट वैल्यू की जो सामने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी पावर बन जाएगी f1। इसी तरह x2 यानी सेकंड वैल्यू की जो सामने कोरेस्पॉन्डिंग सामने फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी पावर बन जाएगी। इसी तरह से सॉन चलता जाएगा। ईच वैल्यू ऑफ x हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ f टाइम्स एंड द होल प्रोसीजर बिकम्स क्वाइट अ फॉर्मिडेबल टास्क। ओके जी, ये नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह से जैसे ऊपर किया था तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगेन हमारा जो होगा एल्गोरिथम वाला जो रूल है, सॉरी लोगारिथम रूल है, ठीक है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन टर्म्स ऑफ लोगारिथम द फॉर्मूला बिकम्स सेम, वही प्रोसीजर, यानी पावर है तो आपकी पावर पहले आ जाएगी। ये देखें इधर भी पावर अप्लाई हो रही है, तो log x1 f1 यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको ये किस तरह से, बाकी तो मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पर ये जो लॉग, ये देखें जब मैं राइट करूँगी लॉग x रेज टू पावर, मैं अब 1 चलें बाद में लिखती हूँ, ये देखें f1 और x1, आपको पता है ये पावर है और पावर का रूल क्या होता है, ये जो f1 है मेरे पास वो आ जाएगी पहले और ये बन जाएगा हमारा log x1, ठीक है। ये इसी रूल के अकॉर्डिंग जो हमने पहले, यानी डबल रूल अप्लाई हो रहा है, पहले बाहर वाले पर होगा यानी स्क्वायर रूट वाला जो 1/n है वो log से पहले आ जाएगा, फिर इस पर भी इसी तरह रूल अप्लाई करेंगे, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं तो आपके क्या है, f1 पहले आता जाएगा log x1 हो जाएगा, प्लस f2 पहले आ जाएगा log x2 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि इसी तरह से ओके जी, इसी तरह से जैसे सम अप किया था तो सम समेशन, ठीक है, f1 था यानी पहले फ्रीक्वेंसीज राइट की हुई थी तो f राइट करें, log x1 x2 है, सम ऑफ x आ जाएगा, log x आ जाएगा डिवाइडेड बाय n। सिमिलरली आपने जैसे एंटी लॉग लिया था, यहाँ पर लॉग के बोथ साइड एंटी लॉग लें, कैंसिल करें, g इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस फार्मूला। ओके जी, हम इस फार्मूले को क्या कहते हैं, ऑब्वियसली द अबव फार्मूला इज़ मच ईजियर टू हैंडल, इसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी है। लेट अस नाउ अप्लाई इट टू एन एग्जाम्पल। गोइंग बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ EPA माइलेज रेटिंग, प्रीवियस लेक्चर से ही
ही हम EPA माइलेज रेटिंग की जो एग्जांपल है वो करते आ रहे हैं, तो इसमें माइलेज रेटिंग भी आपको गिवन थी। नंबर ऑफ़ कार्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी F है। आपको पता है जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो आपने क्या करना होता है, उसमें मिड पॉइंट्स निकालने होते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स निकालें आप। मिड पॉइंट का मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो फर्स्ट वैल्यू मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। आपको क्लास इंटरवल्स ये गिवन है, इन दोनों को सम अप करें और डिवाइड 2 कर दें, यानी 30.0 प्लस 32.9 प्लस दोनों को प्लस करें और डिवाइड 2 कर दें, आंसर आ जाए 33.0 प्लस 35.9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक करके भी दिखाया हुआ, 30.0 प्लस 32.9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और 31.45 सम अप करते जाएं और डिवाइड 2 करते जाएं। ठीक है, जैसे मिड पॉइंट निकालते हैं, दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड, इन दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड एंड सो ऑन। अब आपने निकाल लिया, जो मिड पॉइंट होता है उसको हम x कंसीडर करते हैं। जो x होता है तो हमें क्या चाहिए, log x चाहिए। ऐसे ना ऊपर फॉर्मूला में देखें, log x होगा तो तब f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो log x का मतलब क्या होगा, यानी आप क्या करें, ये जो वैल्यू x है तो इसका log ले लें। तो मैं थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ, अभी मैंने log का आपको दिखाया भी है किस तरह से लेना है। यानी आपके पास 31 पॉइंट, आपके पास क्या वैल्यू है, 31.45 है, 45 एंड log ले लें, ये लें। ठीक है, 1.4976, तो आपके पास ऐसे log लेते जाएं, 34.45 का log लें, 37.45 का log लें एंड सो ऑन। आप वैल्यूज़ का log लें और log लेने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या वर्क होगा, अपना फार्मूला, यानी आपका फोकस ये है फार्मूला। जब आपको फार्मूला याद है यानी अपना टारगेट पता है तो फिर आप उसी के स्टेप्स फॉलो करेंगे। log x ले लिया, log x को किससे मल्टीप्लाई करना है, f से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मिड में कोई नहीं। और f क्या था, नंबर ऑफ कार्स, ये देखें 2 गिवन है, नंबर ऑफ कार्स फ्रीक्वेंसी है, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से, तो यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से ये लें, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 1.4976 से, इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1.5372 से, 14 को मल्टीप्लाई कर दें 1.5735 से, 8 को मल्टीप्लाई कर दें 1.6069 से, 2 को इससे कर दें एंड सो ऑन, यानी आपने ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया। हमें सम चाहिए, समेशन चाहिए, इन सब को सम करें, आपका ये आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ कार्स यानी सम f क्या है हमारे पास 30, तो दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें, आंसर आ गया। अगेन इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लें, बार बार दिखा रही हूँ एंटी लॉग कैसे लेते हैं, तो भूल नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर इन हैंड जो आपका कैलकुलेटर होता है वो अलाउ नहीं होता। तो 1.576 एंड ये आप ये प्रेस करें की और आपके पास एंटी लॉग 37.74 आ गया। ठीक है, दिस मीन्स दैट इफ़ वी यूज़ द ज्योमेट्रिक मीन टू मेजर्स द standard tendency of this data set, then the central value of the mileage of those 30 cars comes out of 37.74 miles per gallon. The question is, when should we use the geometric mean? हम geometric mean कब use करना चाहिए, हमें कब use करना चाहिए? The answer to this question is that when relative changes in some variable quantity are averaged, we prefer the geometric mean. हाँ जी, जब हमारे पास क्या हो, आ जाए आपके पास एवरेज, ठीक है, एवरेज आ जाए आपके। ओके जी, सपोज इट इज़ डिस्कवर दैट अ फर्म्स टर्नओवर हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग 4 years बाय द फॉलोइंग अमाउंट। अब उसने बताया था कि हमें जब वेरिएबल क्वांटिटी एवरेज हो रही हो यानी प्रेफर होता है तब ज्योमेट्रिक मीन। अब इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि क्यों ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। चलें जी, हमें ईयर्स गिवन है, टर्नओवर गिवन है, यानी परसेंटेज कंपेयर्ड विद ईयर अर्लियर। तो आपको फर्स्ट ईयर जो 1958 था 2000 आपको गिवन है। ठीक है, टर्नओवर है। अब 1959 का अगर देखें तो 2500 कह रहा है और परसेंटेज कितनी है 125। अब ये जो 125 आया है ना, तो 125% है 2000 का। अगर 125% में 2000 का निकालूँ तो मेरे पास 2500 आता है। अगर मैं 200 निकालूं, 200% निकालूं इस प्रीवियस ईयर का, यानी आपके पास एवरेज में आ रहा है, यानी जितनी परसेंटेज नेक्स्ट ईयर की है वो प्रीवियस के लिहाज से निकालूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से 150% ऑफ 5000 निकालूं तो आपके पास 7500 आता है। इसी तरह से 140% ऑफ प्रीवियस वैल्यू 7500 निकालूं तो ये वाली आती है। तो मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन की हुई है, ये देखें
क्या लिखा हुआ है 125% ऑफ प्रीवियस जो ईयर की थी 2000, जब उसको सॉल्व करते हैं 2500 आता है। देखें दिस ईयर देखें 2500 टर्नओवर है। इसी तरह से 200% है, 200% ऑफ देखें प्रीवियस ईयर की क्या थी 2500, तो 2500 डिवाइड और मल्टीप्लाई करके करें, देखें 5000 आ गया। इसी तरह से 150 देखें 150% ऑफ प्रीवियस ईयर क्या था 5000, तो 5000 इसके साथ डिवाइड करें। आपको पता है परसेंटेज हो तो डिवाइड 100 होता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगता है, डिवाइड मल्टीप्लाई करके 7500 आ जाएगा। इसी तरह से आप 140% ऑफ लें प्रीवियस ईयर 7500, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10,500, ये आपके पास आंसर आ। यानी हर वैल्यू हर परसेंटेज ईच वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास दूसरी की एवरेज है। तो समझ आ गई कि किस तरह से वो कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन कब यूज़ करेंगे, जब वैल्यूज़ क्वांटिटीज़ एवरेज हों एक दूसरे की। द ईयरली इंक्रीज इज शोन इन परसेंटेज फॉर्म इन द राइट हैंड कॉलम। द टर्नओवर ऑफ 1959 इज 125% ऑफ द टर्नओवर ऑफ 1958. The turnover of 1960 is 200% of the turnover of 1959 and so on, जो मैं अभी बता चुकी। The firm's owner may be interested in knowing his average rate for turnover growth. If the arithmetic mean is adopted, he finds its answer to be. अच्छा जी, अगर उसने एवरेज ही फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, सिंपली एवरेज क्या लेते हैं, सारी वैल्यूज़ को सम अप करें जो भी वैल्यूज़ हैं और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं और इन सब को सम अप करें तो आपके पास 153.75 आता है। वी आर कंक्लूडिंग दैट द टर्नओवर फॉर एनी ईयर इज़ 153.75% ऑफ द टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी वो इतने परसेंट बन रहा है। इन अदर वर्ड्स द टर्नओवर इन ईच ईयर द ईयर्स कंसीडर अपीयर्स टू बी 53, ठीक है 53। अगर 100% की बात करें टोटल कितना होता है 100%, तो 100% जब होगा तो हमारे पास 153.7% में से जब 100% माइनस करते हैं तो आपका कितना इंक्रीज़ हो रहा है 53.7% हायर देन इन द प्रीवियस ईयर, यानी 53 पॉइंट इतना परसेंट हायर आ रहा है क्योंकि टोटल हमारे पास होता है 100%। So in this percentage is if this percentage is used to calculate the turnover from the 1958 to 1962 inclusive, obtain क्या करेंगे, अगर ये जो 153 जो हमारा आंसर निकला है परसेंट ऑफ 2000 निकालें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको परसेंटेज का बता दिया, डिवाइड 100 होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 2000 करें। इसी तरह से आपने 153 यानी जो आंसर निकला है ऑफ दिस वैल्यू और दिस वैल्यू आप आंसर निकालें। देखें आपका आंसर क्या आ रहा है 11,176, जबकि वहाँ पर टर्नओवर में क्या था 10,000, देखें 10,500 था, ऐसे ही था ना हमारे पास, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे ये, यानी ये अप्रोप्रिएट अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज फॉर्म में अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज देखें 11,176 आ रहा है जबकि हमारा जो फाइनल टर्नओवर था 10,500 था। तो वेयर एज द एक्चुअल टर्नओवर फिगर्स वर, ठीक है ये गिवन है। It seems that both the individual figures and the more important the total at the end of the period are incorrect. Using the arithmetic mean has exaggerated the average annual rate of increase in the turnover of this firm. Obviously, we would like to rectify this false impression. The geometric mean enables us to do so. यानी हमने पहले भी ज्योमेट्रिक मीन का देखा कि कब यूज़ करना चाहिए, तो उसने कहा था जब क्वांटिटीज़ एवरेज हो, लेकिन फिर भी हमने अपना एक्सपेरिमेंट अपना एक्सपीरियंस देखने के लिए हमने पहले ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन फाइंड किया कि देखा कि अरिथमेटिक मीन में शायद हमारा आंसर ठीक आ जाए, लेकिन हमारा आंसर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आया। तो इस जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए क्या यूज़ होगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन्स द टर्नओवर फिगर्स। अब इसके अकॉर्डिंग करें तो आपने क्या करना है, 4 वैल्यूज़ थी, स्क्वायर रूट लें यानी सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और 4 यानी 4th रूट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इंटरनेट से आप लोग डायरेक्टली इसको 4th रूट को कर लें। 4th रूट का जब मैं आंसर लेती हूँ तो 4th रूट क्या होगी, यानी ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर ली आपने, इसके ऊपर पावर बन जाएगी 1/4। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, जब मैं 1/4 1 डिवाइडेड बाय 4 लेती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.25। ठीक है, पावर बनी हुई है ना, तो आपने क्या करना है 5 2 5 कितना ज़ीरो है 6 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6। तो पावर बनाने के लिए आप ये
प्रेस करें, पावर आ गई और क्या पावर लगानी है 0.25 जो आंसर 1.4 का 1 डिवाइडेड बाई 4 का आया था 25, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ये देखें 151.37, ठीक है, परसेंट आ गया. Now if we utilize this particular value to obtain the individual turnover figures, we find that पहले हमने 153 point something के साथ किया था, अब 151.37 के साथ आप फाइंड करें. देखिए आपका लास्ट में जो आंसर आया, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी 10,500, यानी एक्चुअल आपका जो इंक्रीज बताया गया था उसके अकॉर्डिंग आ गई. सो दैट द टर्नओवर फिगर ऑफ 1962 is exactly the same as what we had in the original data. अब इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगी आपके पास, इफ़ द टर्नओवर ऑफ दिस कंपनी वर टू इंक्रीज एनुअली एट अ कांस्टेंट रेट, यानी सेम रेट पर कांस्टेंट है उसका, यानी इंक्रीज हो रहा है, देन द एनुअल इंक्रीज वुड हैव बीन 151.37, यानी आपका जो इंक्रीज यानी 151.37% है. टोटल परसेंटेज कितनी होती है, टोटल होती है 100, तो 100 में से जब 151.37 में से 100 को माइनस करेंगे तो 51.37 जो बाकी रिमेनिंग है वो हमारा इंक्रीज़ है. On the average, each year's turnover is this higher than that in the previous year. The above example clearly indicates the significance of the geometric mean in a situation when relative changes in a variable quantity are to be averaged. देखा था आपने कि next value थी जो previous turnover की average निकल रही थी, तो आपको पता चल गया. और ये MCQs में पूछा जा सकता है कि हार्मोनिक मीन कब अप्रोप्रिएट होता है. नेक्स्ट रूल्स आने हैं वो मैं आपको बताऊंगी. कब ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना चाहिए, कब अरिथमेटिक मीन यूज़ करें, कब मीन करें, कब मोड करें, ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है. ओके जी, नेक्स्ट हमारा हो गया, बट वी शुड बेयर इन माइंड दैट सच सिचुएशन नॉट एनकाउंटर टू ऑफन, इतना ज़्यादा नहीं होता है. दैट द कैन टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन अराइजेज लेस फ्रिक्वेंटली दैन द अरिथमेटिक मीन. जब भी कोई बात होती है तो मोस्टली ये नहीं कहते कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, तो आपको क्या दिया जाता है, अरिथमेटिक मीन, मोस्टली एवरेज जिसे कहते हैं, तो ये फाइंड करना होता है. द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द अरिथमेटिक मीन. जैसे एग्रीगेट भी निकालते हैं, वो भी एक तरह से एवरेज ही निकालते हैं, परसेंटेज निकाल के और फिर इसको करते हैं. तो जो मोस्टली यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज होती है, वो होती है अरिथमेटिक मीन. नेक्स्ट से तो हमारा हार्मोनिक मीन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपके कोर्स का एक पार्ट है जो कि एग्जाम्पल है, जो आपके लेक्चर्स में इंक्लूडेड है बट आपके हैंडआउट्स में नहीं गिवन. प्रैक्टिस एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको भी आपने बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक अपने नोट्स में राइट कर लें, ये इंक्लूडेड है आपकी, ठीक है. एग्जाम्पल क्या होगी, सपोज दैट अ फैक्ट्री वर्कर रिसीव्स अ 5% इंक्रीज इन सैलरी दिस ईयर एंड 15% इंक्रीज नेक्स्ट ईयर. आपको ये तो पता है टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, तो फर्स्ट ईयर में जो सैलरी ली तो 100 में प्लस कर दें 5, तो कितने हो गए 105%, यानी उसका बन गया. और नेक्स्ट ईयर में 100% में जब 15 को प्लस करते हैं तो 115% बन गया. यानी फर्स्ट में आपकी फर्स्ट ईयर में कितनी हुई 105% इंक्रीज, और उसमें कितनी हुई 115%, ठीक है. यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है. इट शुड बी नोटेड दैट अ 5% इंक्रीज इन सैलरी मीन्स दैट इफ़ द सैलरी वॉज 100 एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर देन इट बिकम्स 105 एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर. यानी 100% 100 रुपीज़ थी, तो जब 5 इंक्रीज हुआ तो 105 हो गई. इन अदर वर्ड्स द सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर इज़ 105% ऑफ द सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो अगर परसेंटेज को ख़त्म करूँ 105 डिवाइड 100 करूंगी तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी रुपीस में, ठीक है. पहले परसेंटेज में रुपीस में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें. सिमिलरली सेकेंड ईयर देखते हैं. सिमिलरली इट शुड बी नोटेड दैट अ 15% इंक्रीज इन सैलरी मीन्स दैट इफ द सैलरी वॉज 100 एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर देन इट बिकम्स 115, यानी 100 में प्लस 15 कर दें 115 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. और जब इसकी परसेंटेज ख़त्म करती हूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगी 100 से तो 1.15 हो जाएगी, जैसे ऊपर हमने फर्स्ट ईयर के लिए किया. If we compute the arithmetic mean of these two values we obtained, अगर हम arithmetic mean यानी हमारी जो इंक्रीज आए हैं, यानी परसेंटेज से हटाकर 1.05 था और 1.15 था, अरे दोनों को सम अप करके 2 पे डिवाइड करूँ तो 1.10 आ रहा है. लेकिन अगर 1.10 आ रहा है, अगर इसको परसेंटेज में करना है मैंने तो पॉइंट कैंसिल करूँ तो 1
ठीक है ना, इस तरह से परसेंटेज में होगा ना, 110% बन जाएगा, यानी 1 पॉइंट आपके पास जैसे है ना 1.10 है, तो पॉइंट कैंसिल करूँ मैंने परसेंटेज के लिए बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, नीचे 1, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं, 0 हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 100, यानी 110, ठीक है, 110 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 100 आ गया आपका। और आपको पता है जब परसेंटेज और 100 लगाते हैं तो ये कितने परसेंट बन गया, 110%, जबकि यहाँ पर तो 110 की तो बात ही नहीं हो रही, एक में 10% है और एक में 5% इंक्रीज हुआ है, तो थोड़ा सा हमारा जो आंसर है वो इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ऑन द एवरेज द सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ 110%, मैंने दिखा दिया, ऑफ द सैलरी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, जबकि उसने कहा था 105% बन रही है बिगनिंग पे। हैंस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द एवरेज एनुअल इंक्रीज इज़, अब ये देखें कि 110% है, हमारे पास टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100, तो 100 में से 110 में से 100 निकालें तो 10% इंक्रीज हुआ ना। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिचुएशन इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन एंड नॉट द अरिथमेटिक मीन दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट आंसर। जी, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला याद है, द ज्योमेट्रिक मीन इज़ गिवन बाय, यानी आपको जितनी भी वैल्यूज़ हैं, आपकी 2 वैल्यूज़ हैं, 2 लगाएं ना लगाएं, बिकॉज जो हमारी स्क्वायर रूट होती है वो हमारी 1/2 के ही इक्वल होती है, तो 2 लगाएं या ना लगाएं कुछ नहीं होता, दोनों को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये आंसर तो आ गया आपके पास। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ऑन द एवरेज द सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ दिस वैल्यू ऑफ द सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी हमारा ये आंसर आया है, यानी 100% में जो वैल्यू आई है उसको सम अप कर देना है, क्या करना है, 100% में जो आंसर आया उसे प्लस कर दें। हेंस अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इज 9.886 नॉट 10.0, यानी हमारा ऊपर जो आंसर आया एवरेज का वो 10 निकला, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस वैल्यू आ रही है। इन ऑर्डर टू वेरीफाई दैट इट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन एंड नॉट द अरिथमेटिक मीन, यानी ये तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट आंसर, लेट अस अज्यूम दैट द मंथली अर्निंग ऑफ द फैक्ट्री, चलें ये देखने के लिए अब अर्निंग पर चलते हैं। अर्निंग क्या थी, 3000 टू स्टार्ट विद एंड ही रिसीव 2 इंक्रीजेज ऑफ 5% और 15%, यानी उसकी अर्निंग थी फर्स्ट टाइम थी कितनी, रेज 1, यानी 3000 थी, 5% का क्या करेंगे, 5% का है ना, तो 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे यानी वैल्यू में निकालना है तो 0.05 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास 150 रुपीज़ जो हुआ वो इंक्रीज हो गया। हैंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर द सैलरी बिकम्स 3150, क्या है, जो 150 आया उसको ऐड कर दें 3000 में, तो आपकी 3000 प्लस 150 कितना हो गया, 3150, ठीक है, ये बन गई। अब नेक्स्ट में कितना था, 15% किया था, 15 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड रेज में, यानी आपके पास जो 3150 थी सैलरी उसमें 15%, यानी 15 को 100 से डिवाइड करें 0.15 आएगा, मल्टीप्लाई करें ये आंसर आ जाएगा, यानी ये जो आंसर आया है जो प्रीवियस सैलरी थी उसमें सम अप करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, टोटल सैलरी रेज इज़, आगे आंसर। नाउ इफ वी कैलकुलेट द रेज अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिक मीन दैट वी ऑब्टेन अ शॉर्ट वाइल अगो, वी हैव, आपके पास पहले थी 3000 रुपीज़, तो इस वैल्यू को जो आपका ज्योमेट्रिक मीन था उसे परसेंटेज से ख़त्म करने के लिए तो 100 से डिवाइड किया, जो 998 पॉइंट समथिंग आ रहा था या 9.8 समथिंग आ रहा था, उसको 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया, इससे मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने क्या करना है, जो 3000 था उसमें ये वैल्यू ऐड कर दे तो ये वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके भाई ये दोनों को सम अप करें तो आपके पास आंसर सेम आ गया जो आपने अभी फाइंड किया था, एज द सेम रिजल्ट दैट वी ऑब्टेन एज जस्ट नाउ। Hence, it is clear that in this type of a situation, it is a geometric mean and not the arithmetic mean that provides the correct answer. तो हमें पता चल गया, यानी हमारा आंसर वैसा आ गया जो अभी ज्योमेट्रिक मीन से फाइंड किया था, तो क्या है, यानी ये अप्रोप्रिएट हुआ बजाय अरिथमेटिक मीन के, यानी हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। सो आई हैव कंप्लीटेड लेक्चर, ठीक है, तो अगर कुछ समझना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी असाइनमेंट्स का आइडिया सोल्यूशन अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूं, वहां से ले लीजिएगा, और कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।